AS2 से स्टार्ट करेंगे हम अपना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो मुझे बताएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 किस चीज के रिगार्डिंग है, क्या पढ़ता है इसमें? Most of finished goods will be हम्म पर्पस क्या है इस AS का, AS2 का ऑब्जेक्टिव? कितनी कॉस्ट आ रही है जो हमारे पास इन्वेंटरी की उसकी वैल्यूएशन कर किस वैल्यू पे है वो हमारे पास इन्वेंटरी क्लोजिंग पे टाइम पे हमारे पास जो इन्वेंटरी की वो किस प्राइस की है मार्केट में क्या प्राइस है उसका। मार्केट में क्या प्राइस है, मतलब हम अपनी बुक्स में उस इन्वेंट्री को किस वैल्यू में शो करेंगे, है ना? क्यों जरूरी है करेक्ट वैल्यूएशन पे बताएगा? तनिष्का आपको पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करते हैं हम? उसका डायरेक्ट बोलो। Ma'am, to get to know the real cost at which the production is being done. अब बताओ। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे होता है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत कर दिया तो आपके प्रॉफिट्स करेक्ट नहीं आएंगे। आपको एक चीज पता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है प्रवीण? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट Opening balance purchase ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, factory expenses डायरेक्ट एक्सपेंसेस। wages डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आगे expenses हो गए सेल्स, power क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता है जीपी। अब आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक आप इंक्रीज करते हो ना तो साइमल्टेनियसली आपका जीपी भी इंक्रीज होता है, और क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होता है तो जीपी डिक्रीज होता है। तो आपका करेक्ट वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का जरूरी है। वही हमें पढ़ना है AS2 में कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। राइट, यहाँ तक क्लियर? अब बात आती है ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टॉक, मतलब कि इन्वेंट्री, मीनिंग क्या है इसका? so there are also small product by inventory raw material फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल raw material ट्रेड के लिए स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस रह गया, वो भी होता है। हाँ, तो इन्वेंट्री आपका तीन पार्ट्स में होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। ये स्टॉक हमारे पास किस चीज के लिए होता है, बेचने के लिए या यूज करने के लिए? सेल करने के लिए होता है। पीपीई में और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है? पीपीई में हम इसको प्रोड्यूस करने फर्दर प्रोसेस के लिए फर्दर यूज के लिए होता है, और इन्वेंट्री आपका सेल के लिए होती है, ठीक है। तो जब आप AS2 और AS10 पढ़ते हो ना, इसमें आपकी फर्स्ट लाइन सेम रहेगी, एस एसेट्स। एसेट्स तो दोनों है, बट AS2 इन्वेंट्री जो होती है आपकी किस पर्पज के लिए होती है? सेल करने के लिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब चेयर वगैरह का बेचने का जिसमें हमारा डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। बीइंग अ टीचर, जैसे मेरे लिए टीचिंग, रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर कोई फर्नीचर डीलर है उसके लिए फर्नीचर सेल करना। और कोई एग्जांपल दो डे टू डे ऑपरेशंस का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का। जैसे फ्लैट्स वैसे तो मतलब कैपिटल गुड्स होते हैं, बट अगर वो हमारा काम ही कोई है तो हमारा वो जो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए फ्लैट सेल करना आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी एसेट सेल करने के लिए है, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? फॉर कंजप्शन, कंजप्शन किस चीज की थी? रॉ मटेरियल की। ये आपका फिनिश गुड्स था, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी। क्या मीनिंग है इस लाइन का? आप लोग जो ऑनलाइन में हो आप लोग भी बोलो अटेंटिवली, इसी का क्या मीनिंग है इस लाइन का? मैम वो जो मेंटेनेंस के सप्लाईज है, जैसे कोई टूल्स वगैरह हो गए, लूज टूल्स वगैरह हो गए, जो पीपी की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहे, ठीक है। विच आर पीपी नॉट हेल्ड फॉर मोर देन 12 Ma'am, months। machine PPE जो मशीन होती है उसको भी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है. That is also included in inventory. अब एक चीज बताओ, सपोज मैं एक फर्नीचर डीलर की बात करती हूँ, उसको टेबल मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा? वुड, Ma'am, फेविकोल। wood लगेगा. वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में वो हो सकता है, अभी हाफ चेयर बनी है, कंप्लीट नहीं हुई।
फिनिश गुड्स मतलब चेयर कंप्लीट हो चुकी। इस सब के बीच में उसको छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स और कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, सपोज स्क्रू ड्राइवर चाहिए, नेल्स चाहिए उसको, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स भी चाहिए। तो वो कह रहे ऐसे कुछ मेंटेनेंस सप्लाईज या स्पेयर पार्ट्स है ना, वो भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है, अनटिल एंड अनलेस वो पीपी की डेफिनेशन मीट कर रहा है। पीपी मतलब जो 1 साल से ज्यादा। क्या होगा बेटा? पीपी मतलब जो आपका मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम होगा, इन्वेंट्री मतलब जो विद इन अ ईयर यूज हो जाते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन समझ आ गया आपको इन्वेंट्री की? एस2 का ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सीखना है। करेक्ट वैल्यूएशन होगा तभी हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। और इन्वेंट्री में इंक्लूड क्या क्या होता है, साथ साथ बोलो डेफिनेशन एक बार। एस2 डिफाइंस इन्वेंट्रीज एज assets held for, आप लोग भी बोलो, assets held for sale in the ordinary course of business or in the process of production for such sale or for consumption in production of goods or services for sale, including maintenance, supplies and consumables, meeting the definition, not meeting the definition of PP. The valuation of inventory is crucial because of its direct impact in measuring profit or loss for an accounting period. Higher the value of closing inventory, lower is the cost of goods sold and hence higher is the PAT. यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है? एक्सक्लूजन से पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, कि हमें इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे अपनी बुक्स में शो करना है। अब हमने इन्वेंट्री 3 टाइप्स की पढ़ी थी, क्या क्या? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। किसी को पता है प्रोविजन रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट परचेज, और अगर मार्केट वैल्यू कम है इसकी कॉस्ट हम से, कॉस्ट और एनआर कॉस्ट और नेट रिलायबल जो आपने बताया कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर या हायर? लोअर। लोअर। आपका वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अभी हम दोनों चीजों का देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। बात आती है रॉ मटेरियल की। मेरे को एक चीज बताओ, रॉ मटेरियल आप यूज करने के लिए परचेज करते हो या सेल करने के लिए परचेज करते हो? यूज करने के लिए। तो क्या हमें इसका मार्केट प्राइस देखना चाहिए, कॉस्ट देखनी चाहिए? कॉस्ट। मार्केट प्राइस तो हम जब देखेंगे ना जब हमें सेल करना हो। हमें सेल तो करना ही नहीं है रॉ मटेरियल को, तो हम क्यों देखें उसका मार्केट प्राइस? तो इसलिए हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं कॉस्ट में। यहाँ तक क्लियर? बट इसमें एक एक्सेप्शन आती है। अब आप मेरे को एज अ प्रूडेंट पर्सन बताना कि आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज करा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, एक टाइप की वुड परचेज कर ली टेबल बनाने के लिए। अब वुड परचेज करिए, उससे आप टेबल बना रहे हो। आपको पता चला कि उस पूरी टेबल को बनाने में आपकी कॉस्ट लगेगी 800 रुपीज की, उसकी कॉस्ट होगी। और जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो होगा ₹600। तो क्या आप उस चेयर को बनाओगे या नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? खर्चा ज्यादा लग रहा है। कोई भी एक प्रूडेंट पर्सन ऐसा क्यों करेगा कि वो ज्यादा कॉस्ट लगा के कम पे बेचेगा और फिर भी वो सामान बना रहे? वो नहीं बनाएगा। तो उसके केस में क्या इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो उसके केस में आप क्या चाहोगे? इस रॉ मटेरियल को या तो बेच दो, मार्केट में निकाल दो, क्योंकि इसको तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। या फिर जिस क्वालिटी की आपके पास वुड थी उससे कोई बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वुड लो, रिप्लेस कर दो उसको, न्यू रॉ मटेरियल लोगे, जो लेटेस्ट ट्रेंड में चीजें चल रही है वो बनाओगे आप, है ना। मतलब आपको ना ये भूल जाओगे आप कुछ पढ़ रहे हो या एएस पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह समझो कि आप बिजनेस कर रहे हो। आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर रखा है जिसको आपको पता है बनाने के बाद ना पूरा वो फिनिश गुड्स 800 रुपए में बनेगा, लेकिन वो सेल हमारा सिर्फ 600 में होगा। तो ये तो कोई नॉर्मल शॉपकीपर भी बता देगा कि भाई मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। अब वो नहीं बनाएगा तो इस रॉ मटेरियल का करेगा क्या? परचेज तो वो कर चुका, तो उसको वो कर देगा रिप्लेस, है ना। रिप्लेस करके दूसरी क्वालिटी का मटेरियल ले लेगा जो अच्छा होगा, जिससे बेटर प्राइस पे उसका सामान बिक सके। तो उसके केस में आपका रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिर्फ कब? जब आपके फिनिश गुड्स की कॉस्ट ज्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, ठीक है। तो हमने ये पता है, इतने से कॉन्सेप्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और एक बहुत मेजर टॉपिक कवर हो गया।
हमने क्या देखा, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब करते हैं? जब फिनिश गुड्स की मार्केट वैल्यू कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। ये आपका रॉ मटेरियल है, ये आपके फिनिश गुड्स। ठीक है जी, रॉ मटेरियल की आपको कॉस्ट बता रखी है ₹400, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बता रखी है ₹450, फिनिश गुड्स की कॉस्ट है आपकी ₹700, और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस हम बोल सकते हैं वो है ₹900। कौन बताएगा कि फिनिश गुड्स को हम किस पे वैल्यू करेंगे? 700 पे सब एग्री कर रहे हो? तनिष्का, इशिका, तनवीर, सब लोग क्यों कर रहे हैं हम 700 पे? यस मैम। कॉस्ट और मैम एनआरवी। लोअर देन एनआरवी। हाँ जी, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब 700 पे वैल्यूएशन करेंगे। रॉ मटेरियल को इस केस में किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे। रिप्लेसमेंट। कौन बोल रहा कॉस्ट है? कॉस्ट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फिनिश गुड्स को प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं एक तरह से। जब आपको पता है फिनिश गुड्स प्रॉफिट पे सेल होने वाले, तो आप कन्वर्जन करना चाहोगे ना, आप क्यों रॉ मटेरियल वापस बेचोगे? आप तो उसको यूज करोगे, तो इसके केस में आप कॉस्ट पे वैल्यूएशन करोगे। अगर मैं लूं सेकंड केस, ये आपका केस 1 था, यहाँ पे मैं बोल दूं एनआरवी इज ₹500, बताओ अब फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होंगे? 500 में होंगे। तनवीर आप बताना, अब आपका रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा? तनवीर, आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट है ₹700 और उसकी एनआरवी है 500, तो आप रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करोगे? मैम एनआरबी अमाउंट बताओ कितने पे? 500। फिनिश गुड्स को 500 पे करेंगे और रॉ मटेरियल को? रॉ मटेरियल को 400। वाई 400? मैम कॉस्ट। कॉस्ट 400 है, लेकिन आप एक चीज बताओ, ये जो हमारा फिनिश गुड्स है इसकी कॉस्ट 700 है ना? एनआरवी फाइव यस हंड्रेड तो आप कन्वर्ट करोगे तो आप लॉस पे सेल करोगे, तो आप कन्वर्ट करोगे, आप उसको रिप्लेस कर दो, अभी के अभी मार्केट में बेच दो 450 पे, है ना? आपको जो चीज पता है लॉस पे सेल होने वाली है, आप क्यों कन्वर्ट करो? आप उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लगाओ। हाँ जी, दोबारा बता देती हूँ। आपको ना इन शॉर्ट पता है क्या चीज देखनी होती है, जो आपका फिनिश गुड्स है अगर वो प्रॉफिट पे सेल होने वाला है तो आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे, कॉस्ट पे लगाए रखो। अगर जो फिनिश गुड्स है वो लॉस पे सेल होने वाला है, लॉस पे सेल होएगा तो आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट नहीं करोगे, मार्केट में बेच के खत्म कर दो, रिप्लेस कर दो। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस में प्रॉफिट पे सेल हो रहा था, कन्वर्ट करोगे कॉस्ट पे रखो। अगर आपका लॉस पे सेल हो रहा है, कन्वर्ट नहीं करोगे, रिप्लेस कर दो। और डाउट? एक और दोबारा एग्जांपल लेते हैं। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कॉस्ट इसकी 800, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 830, फिनिश गुड्स कॉस्ट ₹1200 और इसकी एनआरवी फर्स्ट केस ₹900। कौन बताएगा? आप बताओ प्रवीण, फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होंगे? ये 19 900 पे। किसी को कोई डाउट? एग्री कर रहे हो? लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी। रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा? किस पे? 830 पे क्यों होगा? तो आप उसको रिप्लेस कर दो। 800। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूछ लेना। दूसरा केस है, योर एनआरवी इज 1500। मुस्कान आप बताओ, अब फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होंगे? 1200 पे। और रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा?
800 पे, क्योंकि हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हम उसको रिप्लेस। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अभी पता है आपके आगे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट बता देगा कि अगर एनआरवी इतना है तो कितने पे वैल्यू करे, एनआरवी का केस टू बना देगा इतना है तो कितने पे वैल्यू करे, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब जितने में हमारा रॉ मटेरियल सेल होगा वो, जो मार्केट वैल्यू है या फिर जो मतलब नया मटेरियल। एक तरह से ना हम इसको मार्केट वैल्यू लेके चलते हैं कि आपको अगर इसको हटा के सपोज ये ऑब्सोलेट हो गया, नया परचेज करना है तो कितने में आएगा। ठीक है, क्योंकि रीजन बिंग हमारी कोई चीज अगर लॉस पे सेल हो रही होती है ना, फिनिश गुड्स, वो कब होता है कि आउटडेटेड मटेरियल है। अगर कोई लेटेस्ट मटेरियल यूज करके लेटेस्ट गुड्स बना रहा है तो वो तो प्रॉफिट पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब नेट होते हैं, मतलब हमारा जो पिछला मटेरियल जितने में जाएगा उसके बाद नया जितने में आएगा वो नेट। हाँ नेट मतलब कि एक तरह से कि आपको उसको हटा के नया परचेज करने में आपकी कॉस्ट क्या लगेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हमने दो टर्म्स देख ली, कॉस्ट और एनआरवी, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा आपके अकॉर्डिंग? एक सामान बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगती है, आप बताओ निशा। मतलब तीन तरह की कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और फिर cost। आप मेरे को इन जनरल बताओ देव, अगर आपको एक टेबल बनानी है क्या क्या सामान लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे डिस्काउंट वगैरह भी कर उस पे तो less कोई कर देंगे। जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगेंगे। इक्विपमेंट्स लगेंगे, एक्सेस वगैरह जिसको काटने के लिए वुड आप लेकर आओगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे? जैसे फेविकॉल, और लेबर लेबर, वुड ले आएंगे तो बनाएगा भी तो कोई, लेबर भी लगेगी, और चार्जेस ओवरहेड्स, फिक्स चार्जेस। ओवरहेड्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? Fixed वेरिएबल cost। वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल वेरिएबल तो तो क्वांटिटी के साथ चेंज होंगे और फिक्स्ड मतलब कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस तो सबसे पहले आप लोगों ने बोला मटेरियल लगेगा, वुड चाहिए, फेविकोल चाहिए, स्क्रूज वगैरह जो भी मटेरियल, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लेबर लगेगी, कुछ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे आपने वुड परचेज करी, आपको उसको जहां पे बनाना है अपने गोडाउन तक लेकर आना पड़ेगा, कुछ कन्वेंस एक्सपेंस लग सकता है, कुछ ब्रोकरेज लग सकती है, अगर आपने बल्क में किसी के थ्रू परचेज करा था ब्रोकरेज चार्ज लग सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स लगेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ये सारी चीजें लगने के बाद और क्या एक्सपेंसेस लग सकते हैं? कन्वर्जन की कॉस्ट तो कन्वर्ट तो हो ही गया ना, लेबर लगी, एक्सपेंसेस लगी, ये परचेजेस की कॉस्ट, ये कन्वर्जन की कॉस्ट, ओवरहेड्स। डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी कौन से वाले? जैसे उसके पास पहुंचाना है डिलीवरी सेलिंग होगा। सेलिंग का एक्सपेंस हो गया। देखो एक चीज, वैसे ये टॉपिक आगे आना है, मैं आपको अभी बताती हूँ। हमें क्या देखना होता है कि हमें चाहिए जो एसेट है इन द कंडीशन एंड लोकेशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। जिस दिन आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ना कि आपको जैसा एसेट और जिस लोकेशन पे चाहिए था वहां तक वो एसेट आ गया, वहीं तक की कॉस्ट ऐड होगी। उसके बाद सेल करने के लिए सपोज आप एक चीज बताओ, एक ये टेबल है मैंने बना दी 5,000 की, मेरे को इसको पहुंचाना यूएस से 50,000 का, तो वो खर्चा लग गया, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी 55,000 है। प्रोडक्शन तो 5,000 ही है, वो सेलिंग एक्सपेंस है। कंडीशन एंड लोकेशन मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके गोडाउन से आपने सामान लिया, आपके गोडाउन तक वो सामान आया, ये आपका मैन्युफैक्चरर है, ये आपका खुद का गोडाउन है, इसके बीच में जो सामान आया ये होगी लोकेशन, आपकी लोकेशन पे सामान आ गया। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे अपनी फैक्ट्री में, कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी। बस यहां तक की, जिस दिन ये टेबल रेडी होगी ना उसके आगे की कॉस्ट नहीं ऐड होती, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते। हमें लेना है सिर्फ उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। ठीक है, तो हम सिर्फ उन कॉस्ट की बात करेंगे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में वेरिएबल फिक्स्ड दोनों आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसको और डिटेल में पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले हमने बोला कॉस्ट ऑफ परचेज, जो आप मटेरियल परचेज करोगे। आपको एक सेलर ने बोला कि आपको ना 10,000 क्वांटिटी मटेरियल चाहिए था,
वो आपको प्रोवाइड करेगा ₹10 पर केजी में। कितने का हो गया? 1 लाख। अगर इस पे आपको मिल रहा है सपोज 10% का ट्रेड डिस्काउंट, बताओ ऐड होगा लेस होता है डिस्काउंट? लेस होएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कितनी वैल्यू बची? 90,000। अब एक चीज और बताओ, आपने ये जो अमाउंट इसको पे करा है, इसमें आपने 5,000 का जीएसटी और पे करा था। जीएसटी का इनपुट मिल जाता है आपको? क्या वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है? जिस टैक्स का आपको इनपुट मिल जाएगा या आपको रिफंड मिल जाएगा, क्या वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है? नहीं है। बट आपने कोई ऐसा टैक्स पे करा जिसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो आपकी कॉस्ट है या नहीं है? है। तो आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दोगे, सपोज आपने 3,000 के कोई टैक्स पे करे जो नॉन रिफंडेबल है, या जिसका आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जिसका रिफंड नहीं मिल गया वो तो आपकी कॉस्ट ही नहीं है ना, वो ऐड नहीं करना। जिसका रिफंड नहीं मिलेगा सिर्फ वो वाली कॉस्ट ऐड करनी है। क्या क्या लिया हमने? परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, और क्या लेस करा उसमें से? अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वो ऐड होते हैं। और आपके अदर एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन, एग्जांपल। देखो पैकेट में लिखा होगा उसमें रिफंडेबल है तो उसको लेस करना पड़ेगा ना क्या सब। चीज? अगर टैक्सेस रिफंडेबल है लिखा हो पैकेट में हाँ, लेस करेंगे। अगर आपको ऐसे बोला कि आपका सपोज एग्जांपल के लिए आपका जो परचेज प्राइस है ₹4 लाख, ठीक है, और आपको बोला इंक्लूसिव ऑफ रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी क्वेश्चन बैंक में, इंक्लूसिव ऑफ रिफंडेबल टैक्सेस ₹20,000, तो आप कितना परचेज प्राइस लेके चलोगे? 16 कितना बचा? 380 का। इसमें किसी को डाउट? आपका 4 लाख का परचेज प्राइस था, इंक्लूसिव ऑफ रिफंडेबल टैक्सेस 20,000, तो आपका नेट प्राइस कितना हो जाएगा? 3,80,000। और अगर ये यहाँ पे लिख देता इंक्लूसिव ऑफ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तो आप प्राइस कितना लेते? तो फिर 4 लाख ही लेते, वापस 20,000 ऐड मत कर देना क्योंकि इंक्लूसिव है, ऑलरेडी एडेड है। परचेज प्राइस समझ आ गया? हमने कॉस्ट निकाल रहे हैं, हमें वैल्यूएशन करना होता है कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर पे। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट में हमने देखा परचेज प्राइस, सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए, मटेरियल परचेज करा, उसमें कोई डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है ऐड कर देंगे, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऐड कर देंगे, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कन्वेंस ब्रोकरेज ऐड। यहाँ तक कोई डाउट? क्या कैश डिस्काउंट लेस होगा? क्यों नहीं होगा? कंपनी की ये बेनिफिट होता है ना कि अगर तुम रॉन्ग पेमेंट कर देते हो तो उसको सिर्फ कंपनी उस चीज का बेनिफिट उठा सकती है। क्योंकि कैश डिस्काउंट मटेरियल से रिलेटेड नहीं होता, फाइनेंस से रिलेटेड। आपको वो जल्दी पेमेंट करने से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे आपने मटेरियल परचेज कर लिया, उसके बाद उसको कन्वर्ट करा, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपके वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं। वेरिएबल कौन से बताया आपने? मतलब ये हिसाब से चेंज होता है। जो चेंज होते हैं विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे कि यूनिट्स परचेज, यूनिट्स आपकी कंज्यूम थी 15,000 और पर यूनिट कॉस्ट थी आपकी ₹2, तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो गए? 30,000। अगर आपकी यूनिट्स होगी अब 18,000, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 36,000, क्योंकि ये आपका विद यूनिट्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल दो वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल ओवरहेड्स का। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है कि जितने वो तो लेने ही नहीं ना, ऐड ही नहीं करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने वुड होगी लाइक जैसे जेएस प्रोड्यूसर में से वुड लगेगा चेयर के लिए स्क्रू, वुड। अभी क्लास का एग्जांपल देखे तो जितने स्टूडेंट्स होंगे नोट्स उतने ही लगेंगे। ये तो पर स्टूडेंट चेंज होगा, तो आपके लिए क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन क्या यहाँ पे अभी पहले 4 बच्चे बैठे थे, अभी 10 बैठे, तो रेंट इंक्रीज होगा? नहीं होगा। ये क्या हो गया? आपकी फिक्स्ड, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो हम लेते हैं एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे लेते हैं, इसको ना बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि कहीं का रेंट है ₹10 लाख, 1 लाख लेते हैं, 1 लाख रुपीज का क्या है आपका रेंट, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी यूनिट्स है 10,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? ₹10। अब कल को आपकी यूनिट्स होगी इंक्रीज,
ये आपका फर्स्ट केस था। यूनिट्स होगी आपकी 20,000 यूनिट्स। तो क्या अब ये कॉस्ट चेंज होगी? नहीं नहीं होगी। अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज। अगर मैं इसका अच्छा, अगर मैं अब इसका थर्ड केस लूं, यूनिट्स होगी आपकी 5,000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट लग रही है आपकी 1 लाख की। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5,000। बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितनी है प्लीज? कितनी? 20 रुपीज। कैसे निकाला? 1 लाख डिवाइड बाय 5,000। 1 lakh divided 5. आपकी पर यूनिट कॉस्ट। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती रहती है। यहाँ पे ना आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, एक्चुअल एंड नॉर्मल कैपेसिटी का। कौन बताएगा क्या होता है? एक्चुअली जितनी बड़ी का नॉर्मल जितनी बन सकती थी, मैक्सिमम नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल जितनी नॉर्मल जैसे मैं अगर इस रूम की कैपेसिटी बोलूँ 15 स्टूडेंट्स, एक्चुअल अगर मैं बोलूँ 10। एक्चुअल मतलब एक्चुअल में जितना काम हुआ, नॉर्मल मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता था। ठीक है। अब आप मेरे को ना एक चीज बताना, अगर मेरी 1 लाख यूनिट्स की फिक्स्ड कॉस्ट है, 1 लाख रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं इसको पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए किससे डिवाइड करूं, एक्चुअल या नॉर्मल? क्यों? फिक्स्ड वाले दोनों में से जो ज्यादा होता है। देखो इसका ना कंसेप्ट समझने में बहुत टाइम लगेगा, उसका बेनिफिट नहीं है अभी रिवीजन टाइम पे। आपको एक चीज याद रखनी है, एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर से इसको डिवाइड करते हो। अगर आपको बोला एक्चुअल यूनिट से 10,000, नॉर्मल कैपेसिटी 15,000, आंख बंद करके 15,000 से डिवाइड कर दो। आपको बोला एक्चुअल 10,000 है, नॉर्मल 8,000 है, डिवाइड कर दो 10,000 से। ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट होता है पूरा, उसमें टाइम लग जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखो, एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर से आप इसको डिवाइड कर देते हो। क्लियर? हाँ इसी समझ आ रहा है आपको? डाउट है? बताओ। हाँ भाई नोट्स पढ़ो। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स टू अचीव ऑन एन एवरेज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आपको रिकवरी रेट निकालना होता है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स सपोज 1 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, यूनिट से डिवाइड कर दूंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जितनी भी यूनिट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। इसके बाद ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक बारी मैं आपको समरी प्रोवाइड करती हूँ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मीनिंग पढ़ा, क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, आप लोग भी बोलो, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और हेल्प फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग source and maintenance supplies that do not meet the definition of PP. Yes, 10. ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वैल्यूएशन होता किस पे है, फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट एंड आरबी विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट पे होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब होता है? जब आपका लॉस हो रहा हो, मतलब कि आपका एनआरबी कम है और कॉस्ट ज्यादा है, किस चीज की? फिनिश गुड्स। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मटेरियल परचेज करोगे तो क्या आएगा आपके पास? परचेज प्राइस। उसमें से क्या लेस करोगे आप? रेट डिस्काउंट है तो लेस कर दोगे। टैक्सेस कौन से ऐड होंगे? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। अदर डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऐड होगा। एग्जांपल्स ब्रोकरेज, कमीशन, कन्वेंस एक्सपेंस, ये सब ऐड हो जाएंगे। पूरी परचेज की कॉस्ट आ गई। फिर उसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए आपको? मटेरियल आ गया आपके पास, लेबर और वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। वेरिएबल कॉस्ट इस पे आपकी एब्जॉर्ब होती है, एक्चुअल और नॉर्मल? एक्चुअल। वेरिएबल हमेशा एक्चुअल पे होती है क्योंकि वो वेरी करती है प्रोडक्शन का। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल होगी। अब आपको तो पर यूनिट की कॉस्ट चाहिए ना। अगर मेरे को सपोज एक किसी को अपने नोट्स की कॉपी सेल करनी है तो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट पता होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं टोटल कॉस्ट बोलूंगी मेरी सबको बनाने में लगी मेरे को, क्योंकि अगर पर यूनिट कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं पर यूनिट सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करूंगी? तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट भी पर यूनिट में चाहिए होती है।
अब फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स के साथ वेरी तो करती नहीं है, तो आपको पर यूनिट के लिए किसी ना किसी यूनिट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हम करते हैं एक्चुअल और नॉर्मल, विच एवर इज हायर से डिवाइड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी ₹2 लाख की, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन 30,000 यूनिट्स, नॉर्मल प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स। ठीक है जी, एंड यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। बहुत ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट आपके बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा। यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है ₹2 लाख की, एक्चुअल प्रोडक्शन आपने 30,000 यूनिट्स करी है, आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन थी 50,000 यूनिट्स। अब जितनी भी आपने प्रोडक्शन करी कुछ सेल्स भी कर दी होंगी, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचा आपका 10,000 यूनिट्स। स्टेप 1 होता है आपको रिकवरी रेट पर यूनिट निकालना, मतलब कि पर यूनिट की कॉस्ट। रिकवरी रेट पर यूनिट कितनी आ गई, कैसे आई? 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, सिंपल। तो ये आपकी आती ₹4 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स बच कितनी रही है? 10,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में कितनी वैल्यू ऐड कर दूंगा? 10,000 इंटू और 40,000। समझ आ गया ना तक? क्लियर? डाउट? अब निकाल लो इसके क्वेश्चंस, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई ले लो पीछे, कोई भी ले लो, दे दो पीछे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मैं आपको क्वेश्चन बैंक का एक बार पैटर्न समझा देती हूँ कैसे होता है। हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। पहला हमने मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा था, उसका क्वेश्चन है। फिर बीच में हमने एक एक्सक्लूजन का टॉपिक छोड़ा था, उसका क्वेश्चन है। फिर मेजरमेंट स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का क्वेश्चन बैंक नहीं उठाना पड़ेगा, जो जो टॉपिक होते हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एनआरवी का मीनिंग क्या होता है? आप लोगों ने कॉस्ट का मीनिंग तो बता दिया, एनआरवी क्या होता है? मार्केट प्राइस और एनआरवी में क्या डिफरेंस होगा? मार्केट प्राइस नहीं होता, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता है इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? नेट आपकी पॉकेट में क्या आएगा। ठीक है, अगर आपने बोला किसी चीज का सेलिंग प्राइस है ₹500, लेकिन उस पे आपकी सेल करने पे ब्रोकरेज लग जाएगी 100 की, तो क्या वो आपके किसी काम की है? क्या वो पैसे आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए एनआरवी कितनी हो जाएगी? 400। तो बहुत इजी है आपका एनआरवी निकालना, तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस हो तो। क्या वर्क इन प्रोग्रेस मार्केट में बिकता है? क्या आप कभी मार्केट से आधी बनी टेबल खरीदोगे? क्या काम किया आपने? तो आपको क्या उसका सेलिंग प्राइस पता होगा? नहीं पता होगा। लॉजिकली सोचो, आपको क्या वर्क इन प्रोग्रेस का सेलिंग प्राइस पता होता है? नहीं पता होता। आपको किस चीज का पता होता है? जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब का सेलिंग प्राइस पता होगा। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस का केस है तो आप एनआरवी पता है कैसे निकालते हो? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स आपको पता होगा, उसमें से कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस है, लेस कर दोगे तो एक और चीज लेस होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर आपकी जो चेयर है अभी आधी बनी है, उसका सेलिंग प्राइस आप ले रहे हो कंप्लीटेड वाले का, तो वहां तक कंप्लीट करने में भी तो कुछ कॉस्ट लगेगी ना। अगर मैं बोलूं ये टेबल है, जो इसके ऊपर का ये जो स्टैंड है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है, ये नहीं लगा अभी, मैं फिनिश गुड्स की पूरे सेलिंग प्राइस ले लूं, लेकिन ये पार्ट लगाने की भी तो कुछ कॉस्ट लगेगी ना।
क्या वो मेरे पास आएगी? अगर मैं ये कह दूं कि इस टेबल को बेचने में मेरे को 10,000 रुपए मिल जाएंगे, तो मेरे को इसमें से इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो निकालनी पड़ेगी ना, जो अभी कंप्लीट करने पे कॉस्ट लगेगी, वो तो मेरे पास आएंगे ही नहीं पैसे। अगर मैंने ये टेबल अभी आधी बनी हुई किसी बायर को दिखा दी, ठीक है, उसने बोला चलो ठीक है जी, ये जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना मैं इसको 10,000 में ले लूंगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 10,000 रुपए। लेकिन क्या पूरे 10 मेरी जेब में आ रहे हैं? इसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा ना मेरे को, तो कुछ ना कुछ उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी लगेगी। सपोज 2,000 रुपए, तो वो मेरे को लेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? वो भी करने चाहिए। तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस के केस में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस करनी होती है। फिनिश गुड्स के केस में क्या कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होती है? वो तो कंप्लीट ही है ना, तो क्या कंप्लीशन कॉस्ट, वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, cost of a partly finished unit at the end of 2011-12 is rupees 150. Partly finished unit मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट बता रखी है आपको 150। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 100। ये क्या है फर्दर एक्सपेंडिचर मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बता रखी है आपको। द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट रुपीज 250। अब आपको वर्क इन प्रोग्रेस का सेल्स प्राइस नहीं पता होता तो फिनिश गुड्स का आपको बता रखा है सेल्स प्राइस, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज। ये क्या है? इसके एक्सपेंस लगना है, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज on selling price. Assume that the partly finished unit cannot be sold in semi finished form and its NRV is zero without processing it further. वो कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस की आज की मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, आप कन्वर्ट करोगे तभी वो सेल हो सकता है, तो आपको पूरे फिनिश गुड्स का ही सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको पार्टली फिनिश यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज बताओ मेरे को, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है पार्टली फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है? लॉवर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हाँ जी, अब आपको देखनी पड़ेगी इसकी कॉस्ट कितनी है और इसकी एनआरवी कितनी है। कॉस्ट तो आपका डायरेक्टली गिवन है 150, कॉस्ट आपकी पता है 150। बात आती है आपको एनआरवी निकालना है। एनआरवी कैसे निकाला था हमने? उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके फिर उसमें से एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट लेस, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सेलिंग प्राइस कितना है? 250। इसमें से सेलिंग एक्सपेंस लेस करो, कैलकुलेटर लेके बैठो सब। 240 आ गया, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस करो 140। एनआरवी कितना आया? सबका आ रहा है 140, आपका आया है? कैसे आया? जिसमें इसमें से दो सेलिंग प्राइस उसमें से ब्रोकरेज की कॉस्ट को माइनस कर दिया है, हाँ जी। इसको 100 रुपीज जो हमारे इसकी कॉस्ट थी स्टार्टिंग में, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वो भी लेस कर दी। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी कितने पे वैल्यूएशन करोगे अब आप? 140 में। समझ आ गया? 8th क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आप लोगों को बताना है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी करा है। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। अरे कोई छोटा सा क्वेश्चन है, 2 बार आरटीपी में आया हुआ है। फिर से पहले 750 का 400 माइनस करके फिर -310 करके मेरा आंसर 410 ठीक है। 50 हाँ जी, आप लोगों का आया? आराम से कर लो, कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले कॉस्ट बता रखे 530। एनआरवी कैसे निकालेंगे? मुस्कान आप बताओ। सेलिंग प्राइस कितना था? 750। सेलिंग एक्सपेंस कितना? 4% लेस कर देंगे, और क्या लेस करेंगे? 310 एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तीनों लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा एनआरवी। उसके बाद आप कॉस्ट से कंपेयर कर लोगे। तुम्हें समझ आ गया? आ गया आपका आंसर? ठीक है जी। 5th क्वेश्चन पे आओ। 5th क्वेश्चन एक बार रीड करो, कौन रीड करेगा? निशा रीड करना 5th क्वेश्चन थोड़ा लाउड।
X company limited purchased goods at cost of 40 lakh in October 2011. In March 12, 75% of stock was sold. The company want to disclose closing stock at 10 lakh. The expected sale value is 11 lakhs. And a commission under it 10% on sale is payable to the agent. Advise what is correct closing stock to be disclosed at 31st June. क्वेश्चन समझ आया? क्या बता रहे हैं? गुड्स परचेज करें 40 lakhs के, टिल मार्च 75% आपका सेल हो चुका, मतलब कितनी कॉस्ट का सामान आप सेल कर चुके? 30 lakhs का। तो जो रिमेनिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। कंपनी कह रही है कि इसको हम 10 लाख पे शो करेंगे, मतलब वो किस पे शो कर रहे हैं? कॉस्ट पे। करना किस पे चाहिए? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 11 lakhs है, बट ये तो ग्रॉस सेलिंग प्राइस है ना। आपको क्या चाहिए? कमीशन लेस करने के बाद एनआरवी। एनआरवी कितना आ रहा है? 9.9 lakhs। तो कंपनी को किस पे वैल्यूएशन करना चाहिए था? 9.9 lakhs पे। समझ आया? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। 6th क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ। आपको पर केजी की कॉस्ट निकालनी है। ये प्रवीण आप बताओगे, आपके लिए ये क्वेश्चन। आपको मटेरियल कॉस्ट पता है पर केजी की 200, डायरेक्ट लेबर पता है 40, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड पता है 20। ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर और नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 lakh kgs इज 20 lakhs। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 20 lakhs की और आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 2 lakh kgs की। 2 lakh बैग्स आप बना सकते हो। 4000 kgs ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट ईयर एंड। क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रखा है 4000 kg। आप सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल के बताओ मेरे को प्रवीण, कितनी आएगी? कोई नहीं बताएगा बीच में। क्या हुआ? किस पॉइंट में दिक्कत आ रही है? हेलो, आपको ना अलग अलग कॉस्ट बता रखी है। आपको एक सामान बनाना है, एक इन्वेंट्री बनानी है, ठीक है। आपने बोला उसको बनाने में ना 1 यूनिट 1 kg मटेरियल बनाने पे आपका मटेरियल लगेगा 200 रुपीज का, लेबर लगेगी 40 रुपीज की, वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे 20 रुपीज के। ठीक है। यहाँ तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड बता दे कि ये यूनिट बनाने पे ये खर्चा लगेगा। प्लस आपको बोला कि ना फिक्स्ड कॉस्ट भी लग रही है आपकी, टोटल 20 lakhs की कॉस्ट लगेगी, राइट। और उसमें आप 20 lakhs में 2 lakh kg बैग बनाओगे तो पर बैग की कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपीज। ये समझ आया आपको? आपकी टोटल कॉस्ट 20 lakhs की है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं बोलूं इस रूम का 10,000 का रेंट जा रहा है और सपोज इसमें 10 बच्चे पढ़ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी 10 की है, तो मैं पर स्टूडेंट पे 1000 एलोकेट करना चाहूंगी, है ना। जब मैं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करूंगी, अगर मैं सिर्फ अपनी डायरेक्ट कॉस्ट कवर करती रही तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन कवर करेगा? वो कहां से मैं उसको बेयर करूंगी? तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आप यूनिट पे चार्ज करोगे ना। अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस गलत आ जाएगा, आप तो लॉस में चले जाओगे। आपको सिर्फ लग रहा होगा कि हम तो ज्यादा पे बेच रहे हैं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कहां से निकालोगे? तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट को भी पर यूनिट पे डालना पड़ेगा। अब आपने देखा 20 लाख रुपए में आप 2 लाख केजी का मटेरियल बना सकते हो, 2 लाख केजी ऑफ गुड्स बना सकते हो। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 20 lakhs डिवाइडेड बाय 2 lakhs। तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? ₹10। ये आपकी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट थी, कितनी? 260। 260 प्लस 10 270। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 270। और इसका क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 यूनिट्स 70। 10 आपको डाउट क्या आ रहा है मेरे को ये बताओ। नहीं देखो, ऐसे शांत रहने से नहीं आएगा। मैं एक और क्वेश्चन दूंगी फिर आप बोलोगे नहीं आया। पक्का आया? क्योंकि देखो डाउट्स आप अभी यहाँ पे किस लिए बैठे हो? क्योंकि पहले डाउट्स थे, उन्हीं को सॉल्व करने तो बैठे हो ना। यहाँ पे कोई जज थोड़ी कर रहा है, सब सेम लेवल पे है। आपको जो भी माइनर से माइनर चीज नहीं समझ आती वो पूछो, सब एक ही लेवल पे है। किसी का 2 मिनट पहले हो जाएगा, किसी का 2 मिनट लेट होगा, है ना। क्वेश्चन वही बात है, सब एक साथ ही कर रहे हैं। एक बात, आप लोगों में से कोई ऐसा है कि अपने का एक्सपर्ट कह रहा है अकाउंट्स का? कोई है?
कोई भी नहीं होगा, सब एक ही जैसे हैं। इनफैक्ट क्यों देखता है, मेरे समझ नहीं आ रहा। बाद में क्लास के बाद अलग से ले जाके पूछना, ठीक है। हम अकाउंट्स में एक्सपर्ट, मतलब कोई किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, सबको कोई ना कोई चीज में कमी होती है। आपको लग रहा है आपको जो भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो पूछो, या पूछने ही बैठे हो, हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। समझ आ गया ये सबको क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, नोटबुक निकाल लो, ये नोटबुक में करेंगे, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। वही पढ़ी कि मैं एक्सपर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. Mehul gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March. उसने बता रखा है 31st मार्च को उसके पास ये क्लोजिंग स्टॉक है। His factory produces product X using raw material, एक रॉ मटेरियल ए यूज करके आप एक्स मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल ए है, उससे फिनिश गुड्स एक्स बनता है। आपको सबसे पहले बताया 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज एट ₹120, ये इसकी कॉस्ट बता रखी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 90 पर यूनिट। आपको कॉस्ट पता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है। हम देखेंगे कि अगर आपका फिनिश गुड्स प्रॉफिट पे जा रहा है, मतलब कि उसकी एनआरवी अगर ज्यादा है कॉस्ट से, तो हम रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे। अगर एनआरवी ज्यादा है तो हम कॉस्ट पे करेंगे, अदरवाइज किस पे करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 260 पर यूनिट, कॉस्ट बता रखी है। These units can be finished next year by incurring additional cost of 60 per unit. आपका estimated cost of completion बता रखा है। 1500 units of product X and total cost incurred 320 per unit. Finished goods की भी आपको units बता रखी है, closing stock में कितनी है, cost बता रखी है। Expected selling price of product X is 300 per unit. ये क्या बता रखा है आपको, selling price of finished goods. Determine how each item of inventory will be valued as on 31st March 11. Also calculate the value of total inventory on 31st March 11. देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी में भी है, एग्जाम में भी आया है, एमटीपी में भी आया है 2-3 बार। इसमें आपको क्या करना है, तीनों टाइप्स की इन्वेंट्री की यूनिट्स बता रखी है क्लोजिंग स्टॉक की, आपको देखना है वो किस पे वैल्यू करे। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट एंड आरपी विच एवर इज लोअर पे, और रॉ मटेरियल किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब होता है, जब एनआरवी कम हो। किस चीज का एनआरवी कम हो, फिनिश गुड्स का एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम हो। तो रॉ मटेरियल के लिए तो सबसे पहले हमें फिनिश गुड्स को ही देखना पड़ेगा, है ना। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा। रीजन बीइंग आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि कॉस्ट पे कर दो, क्यों कर रहे हो आप कॉस्ट पे, रीजन लिखो एज पर AS2। तो हम पहले लिखेंगे इसका प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एएस का आंसर अटेम्प्ट करने का ना सबसे बेस्ट तरीका होता है एज पर एएस नंबर और नाम, ठीक है। आप लो में भी ऐसे अटेम्प्ट करते होंगे, एज पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट, ये लिखते हो ना, ऐसे यहाँ पे एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हाँ हाँ, जो बड़े बड़े नाम है उनको छोड़ दो, हाँ इतने लंबे नाम याद है आपको एएस के, वैसे पता है कौन सा टॉपिक क्या है, हाँ आपको नाम याद है इसमें ये था ये। एग्जैक्ट नाम नहीं याद होगा, बट ये याद है ना कि कौन सा एएस किस चीज का है, ठीक है। मतलब एएस नंबर सही बताओ तो ही लिखना, नहीं तो वही सेक्शन वाला काम है। हाँ, तो वो पूरा काट देंगे, इससे आगे पूरा ठीक हो, ठीक है। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स shall be valued at lower of cost or NRV।
raw material shall be valued at cost. However, in case NRV of finished goods is less than its cost, then raw material shall be valued at किस पे करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, at its replacement cost. आप लोगों के लिए पहली टिप थी, आपको एएस नंबर और नाम से स्टार्ट करना है, दूसरा अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब आप अंडरलाइन करोगे कैसे? अंडरलाइनिंग का एक रूल होता है, वो चीजें अंडरलाइन करो कि सिर्फ अंडरलाइन पार्ट पढ़ के भी एग्जामिनर को आपका आंसर समझ आ जाए। जैसे कि इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, इन केस एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस, ठीक है, वैल्यूड एट इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अंडरलाइन करो अपने साथ साथ। ये चीजें ना आपको 2-4 क्वेश्चन लिखूंगे तभी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या? अब आ जाओ फैक्ट पे। इन द गिवन केस सबसे पहले हमें चाहिए होता है फिनिश गुड्स का निकाल ले, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेसिक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी डन एज फॉलोस। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी डन एज फॉलो। सबसे पहले आप आ जाओ फिनिश गुड्स। कॉस्ट कितनी है फिनिश गुड्स की? 320। एनआरबी कितना है? 300। किस पे वैल्यू करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी क्या है? लोअर 300। कॉस्ट 320 पर यूनिट, एनआरबी इट इज 300 पर यूनिट। अभी पर यूनिट लिखना है हाँ, ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट थोड़ी है, अब आपको टोटल निकालनी है ना मल्टीप्लाई करके यूनिट्स कि पर यूनिट। फिनिश गुड शैल बी वैल्यूड एट that is rupees 300 per unit। कितने यूनिट्स है टोटल फिनिश गुड्स की? 1500, तो 1500 इंटू 300 वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स इंटू रुपीज 300, 4,50,000। तीसरा तरीका होता है अपने मार्क्स को इंक्रीज करने का, आपके फाइनल आंसर को हाईलाइट करना। इसमें पूछा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इंडिविजुअली निकालना है, फिर तीनों का टोटल करना है। इसको कर दो हाईलाइट, क्योंकि आप इतनी सारी कैलकुलेशंस करोगे, हो सकता है आपका मेन आंसर मिस हो जाए, तो मेन को हाईलाइट करना होता है। यहाँ तक में किसी को डाउट? क्लियर सबको? मुस्कान समझ आ रहा है ना? इसके बाद आ जाओ आप वर्क इन प्रोग्रेस पे या फिर पार्टली फिनिश गुड्स पे।
इसके केस में कॉस्ट कितनी गिवन है? 260. कॉस्ट आपको बता रखी है 260 पर यूनिट। एनआरवी कैसे निकलेगा? 260 minus 16 selling price of finished goods minus selling expenses minus estimated cost of सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सेलिंग प्राइस कितना है फिनिश गुड्स का? 300। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस है कोई? estimated क्या है? cost एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60। तो आपका एनआरवी कितना आ गया? 300 माइनस 60, 240। कॉस्ट है 260, किस पे वैल्यू करेंगे? 240 पे। समझ आया हमें? किसी को कोई डाउट? प्रवीण समझ आया आपको? हमने क्या बोला? कॉस्ट तो आपको डायरेक्टली गिवन है ₹260। फर्स्ट लाइन लिखी है आपकी पार्टली फिनिश गुड्स के बारे में कि कॉस्ट इंकर टिल डेट 260 पर यूनिट। तो कॉस्ट इंकर तो आपको पता है, आपको निकालना है एनआरवी। एनआरवी कैसे निकलता है आपका? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स 300 लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके 0 थे, देन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कितना था? 60। तो ये आपका आ गया एनआरवी 240। तो इस केस में वैल्यूएशन हो जाएगा 240 में। therefore partly finished units shall be valued at this 240। कितनी यूनिट्स है फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस की? 500 यूनिट्स। 500 इंटू 240। हम क्या कर रहे हैं, पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। पर यूनिट कॉस्ट को जितने भी यूनिट्स आपके पास है उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल यूनिट्स आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश्ड बस 500 यूनिट्स इंटू ₹240। कितना है ये? 1,20,000। अब बात आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कितने पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब करते हैं? तो इस केस में प्रवीण आप बताओ कितने पे करेंगे? 90 पे। क्यों? हम्म यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट 320 है, एनआरवी 300 है, लोअर है ना एनआरवी, आपका लॉस पे जाने वाला है। तो हम इसके केस में क्या करेंगे, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे। कॉस्ट रॉ मटेरियल shall be valued at placement cost of ₹90 as cost of finished goods ₹320 exceeds SNR ₹3 वैल्यू रॉ मटेरियल। कितनी यूनिट्स थी रॉ मटेरियल की? 600 यूनिट्स इंटू ₹90। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई?
टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तीनों का टोटल 624। सबसे पहले था 450, 120, 50। 4,50,000 plus 1,20,000 plus 54,000, 6,24,000। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इशिका, तनीषा, तनवीर, समझ आ रहा है? ईशा, Yes, ma'am. यस मैम। ओके जी। तो आपको इस तरह से करना है, तीनों के नॉर्मली प्रोविजन लिखे और उसके बाद अपना आंसर सॉल्व करें। इसी को आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो कि पर यूनिट कॉस्ट लिख ली और जो भी रॉ मटेरियल के रिप्लेसमेंट कॉस्ट या एनआरबी वो लिख लो, लोग आप कर दोगे। ठीक है? इसके बाद मैम आप एक मैम प्रोविजन लिखना पड़ता है क्या सब सब क्वेश्चन में? प्रोविजन लिखना पड़ेगा। प्रोविजन नहीं, एक तरह से ना एक्सप्लेनेशन ही। आप जैसे वर्किंग नोट्स नहीं बनाते अपने, वर्किंग नोट में भी तो आप लिखते हो ना कि हमने ऐसा क्यों करा है। अब आप डायरेक्टली तो देखो किसी से भी पूछ के भी लिख सकते हो, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपको आता है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? टेबुलर फॉर्म में करना हाँ, पड़ेगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन अलग से देनी पड़ेगी ऊपर। हाँ, एक्सप्लेनेशन जैसे इसमें दे रखी है ना, इसमें जो प्रेजेंटेशन कर रखी है, इसमें पहले AS2 के अकॉर्डिंग सारा एक्सप्लेन कर रखा है। फिर ये आपका ये बता रखा है हर चीज किस किस पे वैल्यू होगी। जैसे रॉ मटेरियल का बताया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा क्योंकि फिनिश गुड्स की वैल्यू कम है। ठीक है? फिर वर्क इन प्रोग्रेस का बताया, फिनिश गुड्स का बताया, फिर ये टेबल बना दी, बात वही पड़ेगी। ठीक है? पता है जैसे यहाँ पे क्या पूछा था आपसे ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड। डिटरमाइन करना था, डायरेक्टली सिर्फ ये पूछता कि कैलकुलेट, तो आप एक एक लाइन में रीजन लिखते और अपना कैलकुलेट कर देते। उसने यहाँ पे आपसे पूछा डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो, आप बताओ कि कैसे करेंगे। आप इस तरह से सोचा करो, आप एक कंपनी में बैठे हो, उस कंपनी का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपसे पूछने आया भाई हम इसको किस वैल्यू पे शो करें। हमने परचेज करा था 500 पे, मार्केट में इसकी वैल्यू 300 ही है। अब एक तरफ तो अकाउंटेंट लड़ा हुआ है कि भाई हमने तो 500 में परचेज करा था, 500 पे दिखाओ, बट वो गलत है। आप कहोगे तो वो मार्केट में बिकी 300 का सकता है, एज पर AS2 300 का दिखाओ। तो आपको इस तरह से अपने को ना ये एज्यूम करके चला करो कि आप किसी कंपनी में या आपकी खुद की कंपनी है, तब आप उस चीज को कैसे करोगे। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th पे आ जाओ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इसको। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री बता रखी है, फिनिश गुड्स की है, रॉ मटेरियल की है, पर यूनिट्स केजी बता रखी कितनी है, अमाउंट बता रखा है, परचेजेस, लेबर, ओवरहेड्स, तीन आपके एक्सपेंसेस बता दिए। सेल्स बताइए कितनी यूनिट्स करी आपने, 10,000 यूनिट सेल करिए 2,80,000 पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kg। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मतलब नॉर्मल कैपेसिटी बता रखी है आपको। ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड द सेल्स प्राइस फॉर फिनिश गुड्स वाज ₹20 पर kg। आपको फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस बता रखी है। अब आपको बस एक कॉस्ट और चाहिए, फिनिश गुड्स की कॉस्ट एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर पे आप कर दोगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है 9.5, इसकी भी आपको कॉस्ट ही चाहिए, बस देखना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन दैट। आपको यूनिट्स पता है क्लोजिंग स्टॉक की। सबसे पहले आपका स्टेप होएगा, आप ना बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला याद करा करो। हमने देखा है फिनिश गुड्स लोअर ऑफ कॉस्ट है, एनआरबी पे वैल्यू होएगा। एनआरबी आपको दे रखा है क्योंकि सेलिंग प्राइस के बाद एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है ही नहीं, यही एनआरबी है। आपको निकालनी है कॉस्ट। ठीक है? अब हमने कॉस्ट की बात करी थी, मटेरियल ऐड करते हैं, परचेजेस वगैरह, लेबर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। आप देखो इसमें आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए। फिक्स है। पर यूनिट होता है 15,000 सर।
इसमें पता है, इस क्वेश्चन को ना पहले ही स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एक गलती इसमें आप हमेशा करोगे। मेरे को ना एक चीज बताना अपनी कॉमन सेंस से। आपको परचेजेस दे रखी है 10,000, ठीक है। अब आप अपनी ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन हुई है उसमें सिर्फ ये परचेजेस की कॉस्ट ऐड करोगे, या प्रोडक्शन में जितनी यूनिट्स हुई है उसकी कॉस्ट ऐड करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है उसकी कॉस्ट आनी चाहिए ना। आपने परचेजेस 10,000 यूनिट करी है, लेकिन आपने यूज उससे ज्यादा कर ली, कुछ आपके ओपनिंग स्टॉक भी तो पड़ा था, उसमें से भी तो यूज करी होगी ना, वो भी तो ऐड करो। अगर आप सिर्फ परचेजेस लेबर ओवरहेड्स ऐड कर दोगे, तो जो यूनिट्स आपने ओपनिंग स्टॉक में से यूज करी वो कैसे पता चलेंगे? समझ आया? अगर आप डायरेक्टली ये कर दो, परचेजेस 1 लाख और ये दोनों कॉस्ट ऐड करी, तो वो गलत है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सामान ओपनिंग स्टॉक में से भी यूज करा है, ठीक है। तो हमें देखना होता है ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोडक्शन में कितना मटेरियल यूज करा है। कैसे निकलेगा? एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैंने आपको बोला एग्जांपल, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 700 यूनिट्स का, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेजेस करी मैंने 500 यूनिट्स की, तो मेरे पास लास्ट में कितना स्टॉक होना चाहिए? 1,200 यूनिट्स, एग्री? बट मैं कह रही हूँ मेरे पास एक्चुअल में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 800 यूनिट्स का, तो बाकी का क्या करा होगा? सेल कर दी होगी ऑब्वियसली। तो आप सेल्स को यहां से लेस कर देते हो, 400 यूनिट्स। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 1,100 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक था आपका 1,100, एक बार मेरे को आगे के बताते जाओ फिगर्स। परचेजेस कितनी करी है? परचेज 10,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 900, ठीक है। अब इसमें सेल्स तो रॉ मटेरियल हम बेचते तो है नहीं, उसका क्या करा होगा? हमने कंज्यूम कर लिया होगा इन द प्रोडक्शन। कितनी वैल्यू आ रही है? 10,200। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर यूनिट्स कंज्यूम कितनी करी है? 10,200। प्रोडक्शन में आपकी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कितनी कंज्यूम हुई है? 10,200, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते जितनी हमने परचेज करी है वो यूज हुई है। बनो 10,000 तो आपने परचेज करी है, बाकी 200 यूनिट्स आपने ओपनिंग स्टॉक वाली। फिनिश गुड्स नहीं, हम रॉ मटेरियल का देख रहे हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल ऐड करना है ना उसकी यूनिट्स देख रहे हैं। फिनिश गुड्स की कॉस्ट में तो आगे लेबर एक्सपेंसेस सब ऐड करेंगे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं मटेरियल कितनी यूनिट्स यूज। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ। समझ आया? क्या बोला है मैंने, एक बार मुस्कान एक्सप्लेन करो। परचेज कर लेते हैं ओपनिंग का भी यूज किया होगा नहीं, परचेज हम्म भी हमें यूनिट्स यूज कर लिया है। हम्म क्लोजिंग स्टॉक में माइंड में फंसता है कि कितने हमने सेल या कंज्यूम किया है। जब हमें कॉस्ट निकालनी होती है तो हमने देखा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं हम, है ना। लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स तो पता होनी चाहिए ना, कि आपने मटेरियल लगाया कितना है। ये तो बताओ कितनी यूनिट्स का मटेरियल लगाया है। अब वो तो हमें गिवन नहीं है। परचेजेस में से भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक में से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो आपको निकालना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है, वो निकालोगे। यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 10,200। पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसे 10 रुपए। टेन रॉ मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट 11,000 की टोटल है, 1,100 यूनिट तो 10 रुपए पर कॉस्ट। नोटबुक निकालो, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूनिट्स। purchases less stock 900 raw material consumed। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। को समझ आ रहा है? 10,200 यूनिट्स हमारी आई है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग बना लो। नोटिंग हो गई सबकी? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 10,200 यूनिट्स यूज हुई है। पर यूनिट कॉस्ट ₹10। ठीक है। लेबर कितनी लगी है? 76,500 ऐड हो जाएगी डायरेक्ट लेबर। लेबर 76,500। फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल दे रखे हैं, किसने से डिवाइड करते हैं हम? एक्चुअल और नॉर्मल whichever is नॉर्मल और एक्चुअल whichever is हायर क्या है इसमें? एक्चुअल कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन निकल सकता है कैसे? फिनिश गुड्स मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग देख लेना फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1200 और ओपनिंग 10,000। ड्यूरिंग द ईयर भी तो कुछ प्रोड्यूस करे, तो कुछ सेल्स भी तो करिए। कंज्यूम नहीं, आप ये बताओ फिनिश गुड्स की आपके पास ओपनिंग यूनिट्स है? दे रखी है, कितनी दे रखी है ओपनिंग यूनिट्स? 1,000। ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रोडक्शन करा होगा? प्रोडक्शन आपको नहीं पता अभी, एक्चुअल प्रोडक्शन। इसमें से कुछ सेल्स करी होंगी, सेल्स कितनी दे रखी है? इसको एक्स मान लो। सेल्स कितनी करी है? 28। 28 कहाँ से आया? 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,200। ऐसे निकल सकते हैं? समझ आएगी फॉर्मूला? आपको समझ आया कि नहीं? कि आपके पास ओपनिंग यूनिट्स थी 1,000, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ प्रोड्यूस करा, मतलब आपके टोटल यूनिट्स आ जाएगी कितनी होनी चाहिए थी, बट आपने उसमें से कुछ बेच भी दी, तो जो बेच दी वो हटा दो, बचे हुए आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। कितना आया?
10 दो तो ये बाई चांस सेम आ रहा है, रॉ मटेरियल आपका जितना यूज हुआ है, प्रोडक्शन जितना हो रहा है, ठीक है। इसको हम नोट में निकाल लेंगे, 10,200। यहाँ पे अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स लिख लो, नोट। इसको ऐड करोगे आपकी आ जाएगी 5 लाइन छोड़ के नोट बना लो। अच्छा, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अभी तो हमें मतलब टोटल मान लेना पर ये मतलब डालना। ये पता है क्यों निकाल रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स किस कैपेसिटी पे कंज्यूम करे, एक्चुअल और नॉर्मल व्हिचएवर इज हायर। एक्चुअल 10,200, नॉर्मल 15,000, कितने पे डिवाइड करें? अल्टीमेटली वो तो कैसे आएगा? अभी तो हम टोटल लिख रहे हैं। नहीं, वो पता है आप, जो आपका स्टॉक फिनिश गुड्स वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जितनी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है उतना सिर्फ हम क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाते हैं, बाकी आपका तो उससे रिलेटेड ही नहीं है ना, वो जाता है आपका P&L में, वो आपकी ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी होती है। ये कॉन्सेप्ट ना एक बार ही समझा देती हूँ, एक बार नोटिंग करो, ठीक है। आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग स्टॉक 1000 ही था ना, राइट। प्रोडक्शन during that year, बैलेंसिंग फिगर प्लस सेल्स कितनी थी, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1200, या आ गया 10,200। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स will be absorbed at normal capacity। नॉर्मल कैपेसिटी पे क्यों करा? बस नॉर्मल कैपेसिटी is more than actual production। Fixed overheads per unit equals to कितने थे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स? 1000 डिवाइडेड बाय 1000, कितना? पूरा 75,000 था ये। कितना है आपका? रिकवरी रेट आ गया ₹5। फिक्स्ड ओवरहेड्स आगे ऊपर टेबल में लिख 10,200 into 5 कितना आया? 51,000 टोटल। एक बार ना मेरे को यहाँ तक ये बताओ, आप लोगों को कौन से पॉइंट में डाउट आ रहा है? बताओ, हरमन समझ आ गया? एक बार एक्सप्लेन करो प्लीज, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने कैसे करे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सप्लेनेशन दोगे प्लीज, कैसे कैलकुलेट करा है हमने? उसका भी ओवरहेड लगा और उसको कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग, जो ओपनिंग मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक देखा था मैं फिनिश गुड्स का,
उसमें ऐड किया तो हम्म क्लोजिंग था, और जो सेल्स उसको माइनस कर दिया तो सेल्स होगी, जो बच गया लाइक 10,200, उसके बेसिस पे हमने फिर निकाल दिया हम्म 75,000। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुई कितनी है, क्योंकि आपको चाहिए होता है एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर। आपने एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए देखा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, सेल्स कितनी करी, क्लोजिंग स्टॉक, तीनों चीजें पता है, बैलेंसिंग फिगर आपका प्रोडक्शन आ गया 10,200 यूनिट्स। मैं ना आपको इसका लॉजिक समझा ही देती हूँ, आप लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि हम रिकवरी रेट निकाल रिकवरी रेट हायर पे क्यों निकाला है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। अगर आपका रुपीज, जैसे इस केस में कॉस्ट लग रही है 75,000 की, ठीक है, अगर मैं इसको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देती, अगर सपोज मैं इसको एक्चुअल में डिवाइड करती, 10,200 यूनिट्स कितना आ रहा है, 7.35। ठीक है जी, ये है एक्चुअल के बेसिस पे। और नॉर्मल के बेसिस पे कितना आ रहा है, 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इक्वल्स टू रुपीज 5, ये नॉर्मल के बेसिस। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो 10,200 यूनिट्स, और सेम वही फिक्स्ड कॉस्ट यूज करके आपका कॉम्पिटिटर 15,000 यूनिट्स बना सकता है या नहीं बना सकता, बना सकता है, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी तो 15,000 यूनिट की है ना। अब उसकी पर यूनिट कॉस्ट तो पड़ेगी 5 की, ठीक है, अदर कॉस्ट चलो हम इग्नोर कर देते, कोई कॉस्ट नहीं, हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं। वो इस चीज को 6 रुपए में बेच रहा है, क्या आप 6 में बेच पाओगे? आपको लग रहा है मेरी तो कॉस्ट ही 7.35 की, मैं कैसे 6 में बेचूं, मेरा तो लॉस हो रहा है ना। तो अगर आप एक्चुअल में करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो आपकी एक्चुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, वो आपकी इनएफिशिएंसी की, जो आप 15,000 यूनिट्स बना सकते थे आप सिर्फ 10,200 यूनिट्स बना रहे हो, वो आपकी इनएफिशिएंसी है ना। जिस चीज को यूज करके 15,000 यूनिट्स बन सकती थी, उससे आप सिर्फ 10,200 यूनिट्स बना रहे हो। इससे तो आप एक तरह से अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर रहे हो। ये क्या नॉर्मल लॉस होना चाहिए, अब नॉर्मल लॉस होना चाहिए, अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि आप जिस चीज में 15,000 यूनिट्स बना सकते थे लेकिन आप कम बना रहे हो। तो क्या हम एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं? नहीं बनाते, कहाँ पे चार्ज करते हैं, P&L में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर पे डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं इसको सपोज ये कह देती कि इसका एक अपोजिट केस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बस 75,000 यूनिट्स की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, ठीक है, आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन इस केस में अभी हुई है 20,000 यूनिट्स एक्चुअल, और आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी 15,000 यूनिट्स। एक बार मेरे को एक चीज बताओ, एक्चुअल पे डिवाइड कर रहे हैं हम, कितनी आ रही है पर यूनिट कॉस्ट, 75,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है, और नॉर्मल पे कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, वो तो सेम ही रहेगा 5,000। ये कितना बताया था आपने, 75,000 डिवाइड बाय 20,000, 3.75। अब इस केस में आप मेरे को ये बताओ, मैं अगर ले लेती अब इस वाले केस में नॉर्मल पे 15,000 पे, तो पर यूनिट कॉस्ट में कितनी मान ली, 5 रुपीज। एक्चुअल प्रोडक्शन आपने की कितनी है, 20,000, आप तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आप कितनी कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट बना देते, 1 लाख रुपीज। क्या आपकी वो कॉस्ट लगी है? तो ये तो आप ओवर चार्ज कर देते ना, वो गलत है, ये सही है, गलत है। तो इसके केस में हमें किस पे करना चाहिए था, एक्चुअल पे, मतलब कि विच एवर इज हायर पे। तो ऊपर वाले केस में हमने किस पे करा था, नॉर्मल पे, मतलब कि विच एवर इज हायर पे, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसा होता है ना कि नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा थी, एक्चुअल कम थी, और अगर आपने एक्चुअल पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, अपनी ऑपरेटिंग जो अब नॉर्मल लॉसेज है उसको कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। और दूसरा केस, अगर आपका एक्चुअल ज्यादा था फिर भी आपने नॉर्मल पे कर दिया, तो आप ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब कि ओवर चार्ज कर दोगे जो आपने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया भी नहीं। समझ आ गया? इतना डिटेल में इसके जाने की नीड होती नहीं है, मेन चीज होती है कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। तो इसलिए हमने सिमिलरली इस केस में क्या करा, यहाँ पे हमने एक्चुअल और नॉर्मल देखा। एक्चुअल प्रोडक्शन थी 10,200, नॉर्मल थी 15,000, हमने 15,000 के बेसिस पे रिकवरी रेट निकाला 5 रुपीज का, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी कॉस्ट आ गई। ये तो टोटल कॉस्ट आई है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी,
यूनिट्स थी कितनी आपकी? 10,200 ही थी। तो कितनी आ गई पर यूनिट कॉस्ट? 51,000. कॉस्ट पर यूनिट 229,500 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आया? 22.5। इसके एनआरवी कितने है? गिवन थे आपको 20 एनआरवी पर केजी 20। कितने पे वैल्यूएशन करेंगे? 20 पे करेंगे। लोअर ऑफ बोथ वैल्यूएशन शैल बी डन एट वैल्यूएशन शैल बी डन एट लोअर 2.5 and 20 that is good। यहाँ तक क्लियर? अब आपकी कितनी हो जाएगी? 10,200 इंटू 20 और रॉ मटेरियल आ जाएगा पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, इधर रख लो। अगर बीच में स्पेस है तो रॉ मटेरियल will be valued at replacement cost 9.5। टोटल कॉस्ट को नॉर्मल केमिस्ट्री से, अच्छा ये वाली, हाँ ये तो प्रोडक्शन से कि हमारा टोटल प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ये लगी थी, बनाई हमने 10,200 यूनिट से, तो पर यूनिट की कॉस्ट ये लगी। आज अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। समझ आ गए क्वेश्चंस? होमवर्क क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 फिक्स हो गया, 10th क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10th करना है आपको, और उसके बाद 12 से लेके 16 तक करना है। 12 to 16, 11 तो 11 भी हो जाएगा। 10 से लेके 16 तक सारे करने हैं। हाँ जी, 10 to 16। जैसे ना एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बता रखा है कि रॉ मटेरियल यूज हो रहा है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो आप पहले तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल लोगे। ये तीनों कॉस्ट दे रखी है, रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी पता है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल लोगे। नीचे आपको एनआरवी दे रखा होगा, दो केसेस बना रखे, अगर एनआरवी इतना हो तो क्या करेंगे, एनआरवी इतना हो तो क्या करेंगे। आपको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे करना है, और आप देख लोगे कि फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल भी वैल्यू कर दोगे। ठीक है, तो 10 से 16 तक आपको 6-7 क्वेश्चन है। इसमें से कम 4 क्वेश्चन तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करना है। ठीक है।